अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जहान MJ TV। आज यहाँ शारे दस्तूर पे मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM का जो हुक्मरान इत्तेहाद है उससे है। इसमें जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर तमाम जो हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें हैं वो इस रैली में शिरकत कर रही हैं। आज की आम बात सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजरसानी दरखास्तों की समाअत थी और आज इस रैली के दौरान ही वो समाअत हुई। हम ये देख रहे हैं कि उस पार जहाँ पे ये लीडरान का स्टेज लगा है ये वो जगह है जहाँ से जजेस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होते हैं। सुबह 9 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन तमाम जजेस यहाँ पे इशारे दस्तूर के रास्ते सुप्रीम कोर्ट में दाखिल तो हो गए, मगर फिर 12 बजे के बाद यहाँ पे रैली के शुरका पहुँचना शुरू हो गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के गेट के बिल्कुल सामने यहाँ ये स्टेज सेट किया गया है। जो हैरानकुन बात है मगर हकीकत यह है कि आज यहाँ ये रैली चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ मुनक्कद की गई है। उनके इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है और ख़ास तौर पे उन फैसलों के खिलाफ जिनके मुताबिक 14 मई को यानी एक दिन पहले इलेक्शन मुनक्कद होने थे। अब वो तारीख गुजर गई, इलेक्शन नहीं हुए, मगर इसके बाद फिर एक और केस भी ऐसा आया जिसमें इमरान खान को बाकायदा तौर पे यहाँ तलब किया गया। उनकी गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर से जो हुई थी वो गिरफ्तारी का मामला था जिसको PTI ने चैलेंज किया था और यहाँ पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मनल्ला और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस से जिनके बेंच ने खसूसी तौर पे साबिक वज़ीर आज़म को दावत दी, सुप्रीम कोर्ट में बुलाया, उन्हें वेलकम किया और ख़ास बात ये थी कि उन्हें VIP के तौर पे जजों के रास्ते से अंदर बुलाया गया और फिर जजों के रास्ते से ही वो वापस गए। बतौर मुल्ज़म पुलिस की तहवील में, नैब की तहवील में उनके ज़ेर इस्तेमाल आर्मड पर्सनल कैरियर था जो कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है पुलिस की, उसकी बजाय उनको मर्सिडीज गाड़ी फराम की गई और वो जजों के रास्ते आए और फिर कमरा अदालत के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनकी खूब आवभगत की और उनसे उनको कहा कि बेस्ट विशेस, उनको कहा कि आपको देखकर खुशी हुई। ये वो तमाम मुकालमात थे, ये वो कलमात थे कि जिनके जो जब रिपोर्ट हुए तो फिर उसका रद्द-ए-अमल भी आया। पहले ही इल्ज़ामात थे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अदालत इंसाफ के तौर पे तहरीक इंसाफ चला रहे हैं और तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन का माहौल गर्म कर रहे हैं। तो इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में मौजूदगी और चीफ जस्टिस के उन कलमात की वजह से सूरत हाल और गंभीर हो गई और फिर PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने एहतजाज की कॉल दी सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो आज जजेस के जो दाखिली रास्ता है, जो गेट है, वो गेट जो है इस कंटेनर के वजह से बंद है और जजेस का जब छुट्टी का टाइम हुआ तो जजेस इस रास्ते से, इशारा दस्तूर के रास्ते से बाहर नहीं निकल सके और उनके लिए फिर महफूज रास्ता दिया गया और वो महफूज रास्ता किसी और ने नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को छुट्टी के वक्त घर जाने के लिए महफूज रास्ता दिया। वो ऐसे कि ये पड़ोस में ही जो सुप्रीम कोर्ट का पड़ोस है उनके बाएं तरफ प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है और सुप्रीम कोर्ट के अकबी जो दरवाज़ा है वहाँ से रास्ता निकलता है गाड़ियों का जो प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के अकबी रास्ते से जुड़ा हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने सुप्रीम कोर्ट को महफूज रास्ता दिया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को महफूज रास्ता दिया है और आज छुट्टी के वक्त सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दफ्तर के पीछे से होते हुए जो है अपनी गाड़ियों में अपने घरों को रवाना हुए हैं। तो ये थी आज की सूरत हाल, मगर एक सूरत हाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कमरा अदालत के अंदर भी उसको कंडक्ट किया, उस बेंच की सरबराही की और अदालत के अंदर उसका खुलासा ये था आज की समाअत का कि जो खदशात थे, जो खतरात थे हुकूमत को कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि 14 मई को इलेक्शन के लिए वफाकी हुकूमत ने 21 अरब रुपए की रकम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम नहीं की। तो इस खदशे के पेश नज़र आज यहाँ की रैली भी मुनक्कद की गई थी। यकीनी तौर पर एक दबाव था, एक प्रेशर था जो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर डाला जा रहा था,
मगर ये दबाव और ये प्रेशर उस दबाव और प्रेशर का जवाब था कि जो दबाव और प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान और तहरीक इंसाफ के तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन, और जो दबाव और प्रेशर जिसको हम डोमेस्टिक प्रेशर भी कह सकते हैं, घरेलू प्रेशर मुबैना तौर पे जो जजेस को जिसका सामना करना पड़ रहा था अपने घरों से, अपने अहले खाना की तरफ से, तो ये जो रैली है ये उस घरेलू प्रेशर का भी एक जवाब था जो कि आज यहाँ रैली मुनक्कद हुई। तो आज की कमरा अदालत के अंदर जो समाअत थी उसका खुलासा ये था कि तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं शुरू की गई, और जो खदशा था कि तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जाएंगे आज वो नहीं हुआ, बल्कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आज बहुत ही मसालेहाती मूड में नजर आए। उसकी वजह कुछ भी हो, मगर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज 14 मई को पंजाब में इलेक्शन ना होने के हवाले से किसी किस्म की कोई सख्त बात नहीं की, बल्कि ये कहा कि हालात ठीक नहीं हैं और अगर मुल्क जंगी सूरत हाल का सामना कर रहा हो तो फिर कानून खामोश हो जाता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी खामोश हो गई है या उसको खामोश करा दिया गया है, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर आज के केस की समाअत के बाद 10 दिन के लिए आज के केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। यानी आज से तकरीबन अगले मंगल को, आप कहें कि आज से लेके ये जो कल आने वाला मंगल है नहीं, तो उससे अगले मंगल को अब सुप्रीम कोर्ट जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत करेगी। तो किसी किस्म की तौहीन अदालत का जो अगर कोई खतरा था तो वो कम से कम अगले 10 दिन के लिए टल चुका है। और कमरा अदालत के अंदर क्या क्या कानूनी नुकात पे बहस हुई, क्या क्या मामलात सामने आए, उसकी तफसील अभी आपको बताते हैं। और बड़े दिलचस्प कुछ रिमार्क्स थे और कुछ ऑब्जर्वेशन थी, कुछ दलाइल थे PTI के वकील अली जफर के भी। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट बार जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वकला की सबसे बड़ी तंजीम है और जो बजाय तकसीम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और सेक्रेटरी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार की जो मुंतखब बॉडी है उसमें अकलियत में है, उनके साथ सिर्फ 7 अराकीन हैं और अक्सरियत में 10 अराकीन हैं जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसलों से मुत्तफिक नहीं है, अक्सरियत ही। मगर सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी मुक्तदर मुजम्मल अख्तर ने रोस्टम पे फ़ौरन जाके कहा कि जनाब वाला मैं सुप्रीम कोर्ट बार का सेक्रेटरी हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार और जो वकला की ये सबसे बड़ी तंजीम है ये आपके साथ खड़ी है। वो शायद इसलिए भी ज़रूरी था कि बाहर भी बड़ी तादाद में लोग खड़े थे और उनकी तकरीरों की आवाज़ें अंदर भी आ रही थी, ख़ास तौर पे ये नारा कि मौलाना आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी ने खड़े होके यकीन दहानी कराई कि सुप्रीम कोर्ट बार के जो वकला हैं उनका ये दावा था कि वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ खड़े हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एडवोकेट सजील सवाती, जिन्होंने ये 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर रखी थी, वो रोस्टम पर आए। मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर सकता है, क्योंकि इससे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ 2 बातें करता था और कहता था कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं और दूसरी बात कि हमारे पास सिक्योरिटी के लिए अफरादी कुव्वत नहीं है। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ नए आईनी और कानूनी सवाल कैसे उठा दिए हैं। आप बिल्कुल एक नया तनाज़ा खड़ा कर रहे हैं, आप पंडोरा बॉक्स ओपन कर रहे हैं। इन नुकात पर इलेक्शन कमीशन ने पहले क्यों नहीं ये मौक़िफ़ अपनाया जो अब आईनी और कानूनी सवालात उठाए जा रहे हैं। और उन सवालात में से एक सवाल इलेक्शन कमीशन ने अपनी इस नज़रसानी दरख्वास्त में ये उठाया था कि ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का होना चाहिए कि इलेक्शन की कौन सी मुनासिब तारीख है, कब इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख मुकर्रर की है, सुप्रीम कोर्ट को यह अख्तियार नहीं था कि वो 14 मई को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करती। ताहम चीफ जस्टिस ने कहा पहले आपने ये दलाइल नहीं दिए तो अब कैसे दे सकते हैं। इन नुकात पर तो हुकूमत को दलाइल देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन क्यों नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर रहा है।
ये जो दलाइल आप दे रहे हैं ये तो किसी और को देने चाहिए जो इस मामले में बराह रास्त फरीक है। उनका इशारा हुकूमत की तरफ था और वो बार बार कह रहे थे कि हुकूमत क्यों नहीं इस पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर रही। आपको ये बताते चले हुकूमत इसलिए नहीं कर रही कि 4 अप्रैल को जो 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि फैसला 4-3 के साथ दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये मौक़िफ़ था कि ये फैसला 4-3 का नहीं था बल्कि 3-2 का था। तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि अगर हमने सुप्रीम कोर्ट के 3-2 के फैसले को चैलेंज किया तो इसका मतलब है कि हमने 3-2 के फैसले को तस्लीम किया तो तभी चैलेंज कर रहे हैं। तो इसलिए हुकूमत ने नजरसानी की दरख्वास्त नहीं डाली और 3-2 के फैसले को चैलेंज नहीं किया और यह ऐलान किया कि 3-2 का तो फैसला ही नहीं था, 4-3 का था, इसलिए हमें नजरसानी की ज़रूरत नहीं। और फिर हमने देखा कि 21 अरब रुपए की रकम भी हुकूमत ने नहीं दी और उसके बाद जो सिक्योरिटी के लिए अफराद की ज़रूरत थी इलेक्शन कमीशन को वो भी फराहम नहीं किए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि 4 अप्रैल के फैसले से पैदा होने वाली सूरत हाल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए आपने अहम नुकात उठाए हैं। इस मौके पे बैरिस्टर अली जफर जो तहरीक इंसाफ के वकील थे, जो किसी नोटिस पर नहीं थे, पहले से कमरा अदालत में मौजूद थे, चीफ जस्टिस ने बगैर नोटिस के उनको भी बोलने का मौका दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मेरे इब्तदाई तौर पे मैं एतराज़ करता हूँ और ये कहता हूँ कि फ्रीकैन जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले में नुकात तय हो चुके हैं, जो आइनी और कानूनी नुकात, उन नुकात को दोबारा ज़ेर बहस नहीं ला सकते। उनको इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो है अब नजरसानी की दरख्वास्त में उन नुकात को उठाए जो पहले से तयशुदा हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मेरी राय में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस नजरसानी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने मुताल्लिक और दरख्वास्त गुजार की अपनी कानूनी हैसियत से मुताल्लिक जो पहलू हैं उसके हवाले से दलाइल देनी चाहिए और उसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं तमाम फ्रीकैन को हमें नोटिस जारी करने होंगे, हम अटॉर्नी जनरल को भी सुनेंगे, जिस पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जनाब मैंने नज़रसानी दरख्वास्त के अंदर जो नज़रसानी दरख्वास्त का जो स्कोप होता है, जो आर्टिकल 184(3) है और फिर नज़रसानी दरख्वास्त के ऊपर जो समाअत के हदूद होती हैं उनके ऊपर मैं ये साबित करूँगा कि जो नज़रसानी दरख्वास्त होती है वो सिर्फ नज़रसानी नहीं, सिर्फ रस्मी कार्रवाई नहीं, उसको तफसील में सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले का अफसरनो जायज़ा लेना होता है। और एडवोकेट सजील सवाती ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से दायर इस दरख्वास्त में वो ये साबित करेंगे कि नज़रसानी दरख्वास्त जो है इसके अंदर तफसील से सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले का जायज़ा लेना होगा, क्योंकि ये अपील नहीं होती, जबकि हाई कोर्ट में जो रिट दरख्वास्तें होती हैं क्योंकि उनमें अपील का हक होता है, इसीलिए वहाँ पे नज़रसानी की दरख्वास्त डालने का हक नहीं दिया जाता। एडवोकेट सजील ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा अख्तियार सिर्फ वाज़े नज़र आने वाली गलती तक महदूद नहीं होता, बल्कि इससे भी आगे का होता है अपने फैसले पर नज़रसानी करने के लिए। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अब इस वक्त निगरान हुकूमत गैर आइनी बन चुकी है, वो अपनी मुद्दत ख़त्म कर चुकी है और 12 करोड़ लोग नुमाइंदगी से महरूम हैं और 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के खिलाफ कोई हुक्म इम्तनाही भी नहीं है, इसलिए फौरी इलेक्शन कराना ज़रूरी है। इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि इससे पहले कि हम कोई मज़ीद अहकामात या हदायत जारी करें, ये ज़रूरी है कि इस मामले पर दिए गए फैसले का हतमी बन जाना ज़रूरी है। यानी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अब ये कह रहे थे कि अब ये जो नज़रसानी दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त का हतमी जब फैसला आएगा तो फिर हम ये कह सकेंगे कि 14 मई को जो इलेक्शन नहीं कराए गए वो तौहीन अदालत है। यानी कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसला जो है अभी तक हतमी इसलिए नहीं हुआ कि अब इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है और इस मामले पर इस वक्त नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत जारी है और कुछ वक्त देना चाहिए। नैब तरमीम का केस भी कल समाअत के लिए मुकर्रर है, तो चीफ जस्टिस ने कहा फिर अगले हफ्ते तक ये मामला ले जाते हैं। इसी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि आइंदा तारीख 30 मई के लिए मुकर्रर कर देते हैं। जिस तरीके से सियासी कुव्वतें, हुकूमत और जो दूसरी साइड है, उन दोनों ने हालात को ख़राब किया है।
اس سے نقصان لوگوں کا ہوا ہے، ان کے حقوق کا نقصان ہوا ہے، لوگوں کی املاک تباہ ہوئی ہیں۔ باہر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اہم عمارتوں کو آگ لگائی گئی۔ ایسے میں سپریم کورٹ اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ یہ بنیادی طور پہ جو عمران خان کی گرفتاری پہ جو کچھ لوگوں کا رد عمل تھا اس کے بارے میں چیف جسٹس کہہ رہے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا میری تجویز ہے کہ پرامن ماحول بنایا جائے، امن کو موقع دیں، ایسے مشکل حالات میں انتقامی کارروائیاں بند ہونی چاہیے۔ پھر سے ویڈیوز آ رہی ہیں، لوگ خاردار دیواروں کو پھلانگ رہے ہیں اور حکومت انہیں روکنے میں بے بس نظر آتی ہے۔ اب دیکھیں نا باہر کیا ہو رہا ہے۔ جب چیف جسٹس یہ بات کہہ رہے تھے تو باہر لاؤڈ سپیکر سے پی ڈی ایم کے جو عمائدین ہیں ان کی تقریروں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ آپ نے ہی چیف جسٹس صاحب یہ مشہور جملہ کہا تھا کہ یہ الیکشن 90 دن میں کرانا ہمارا چوائس نہیں ہے، ہماری مرضی نہیں ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ مگر چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ ان لوگوں کو امن و امان کی بحالی کے لیے ایک موقع دینا چاہیے، اداروں کا احترام لازم ہے۔ میں گولیوں کے زخموں کے ساتھ لوگوں کو دیکھ چکا ہوں، میں امن کا خواہاں ہوں۔ الیکشن کی بنیاد جمہوریت میں ہے، جمہوریت صرف قانون کی بالادستی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اعلیٰ اخلاقی معیار کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے تاکہ اپنے مخالف پر الزام لگایا جا سکے۔ میری تجویز ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اعلیٰ اخلاقی معیار کا مظاہرہ کریں تاکہ ان کی پیروی کرنے والے ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ میں اپنے فرائض کے لیے خود کو وقف کرتا ہوں، مگر باہر کے اس انتشار کو دیکھیں۔ اس ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کم از کم ایک فریق کو اعلیٰ اخلاقی اقدار کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور صرف تب ہی ہم مخالف پر الزام لگا سکیں گے۔ ایڈوکیٹ علی ظفر نے کہا کہ مذاکراتی ٹیم کے 2 اراکین کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس کے بعد مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، اب صرف آئین پر عمل درآمد کی بات ہوگی اور ہم آئین پہ عمل درآمد چاہتے ہیں، یعنی کہ الیکشن۔ اس موقع پہ اٹارنی جنرل نے کہا، چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ یہاں اٹارنی جنرل موجود ہیں، آپ ان سے بات کریں، موجودہ حالات کو مزید آگے خراب ہونے سے روک دیں۔ فروری 2023 میں صرف ایک فریق پر آئین کی خلاف ورزی کا الزام تھا، اب صورتحال مختلف ہے، آپ لوگ مذاکرات دوبارہ کیوں نہیں شروع کرتے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے تو ایک فریق پہ الزام تھا کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، مگر اب صورتحال مختلف ہے، یعنی کہ اب دونوں فریقین، دونوں طرف کے لوگ جو ہیں ان پہ آئین کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر کچھ وقت مزید مل جاتا تو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل جاتا۔ فواد چودھری جیسے مذاکرات کار کافی متوازن رویہ رکھتے تھے، جس پہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا تو پھر اچانک کیا ہو گیا، جس پہ ایڈوکیٹ علی ظفر نے کہا کہ مئی میں سابق پرائم منسٹر کو عدالتی احاطے سے گرفتار کر لیا گیا، یہ انتہائی صدمے والی بات تھی۔ چیف جسٹس نے کہا مگر اس معاملے میں تو آپ کو انصاف مل گیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا مگر اس گرفتاری کے رد عمل میں جو پاکستان کے شہروں میں تشدد ہوا، جو جلاؤ گھراؤ ہوا، اس کا کوئی کیسے جواز دے سکتا ہے؟ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ آپ دونوں بہت سنجیدہ اشخاص ہیں، بات چیت کا عمل دوبارہ شروع کرنا چاہیے، نئی مذاکراتی ٹیمیں بنائی جا سکتی ہیں، یہ ترش زبانی کا بہت نقصان ہوتا ہے، یہ ریٹرک کا، یہ نعرہ بازی، بیان بازی، اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ انسان کی زبان اس کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ جی ہاں، چیف جسٹس نے یہ بات کی، اور شاید جو ایک دن پہلے چیف جسٹس نے عمران خان کو اپنی زبان سے خوش آمدید کہا، ان کو نیک خواہشات کا پیغام دیا، شاید وہ بھی ان کے ذہن میں تھا۔ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے یہ بھی کہا ہمیں چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے صرف قانونی معاملات لائے جائیں اور صرف قانونی معاملات پر بحث ہو، سیاسی معاملات میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ یہ ہمیشہ جب بھی طویل سیاسی معاملات کرتے ہیں، پنچایت کرتے ہیں، مذاکرات کراتے ہیں تو آخر میں ایک بار یہ بیان دے دیتے ہیں کہ ہم سیاسی معاملات میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ آئین حقوق کا تحفظ کرتا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی ہوگی، ایک دوسرے سے مشاورت کرنی ہوگی، گفتگو کرنی ہوگی، سمجھوتا کرنا ہوگا، اور یہی آئین کی بنیاد ہے۔ اگر حکومت مذاکرات کو سپورٹ کرے اور اگر علی ظفر جو ہیں اپنے قیادت کو، عمران خان کو یہ تجویز دے دے کہ یہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں بہت جلدی اس معاملے پہ کوئی
ہیئرنگ کروں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، یعنی کہ کل یا پرسوں کے لیے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی مشین نہیں ہے، وہ کوئی میکینیکلی کام نہیں کرنا چاہتی۔ ہم نے جو فریقین ہیں ان کے رویے کو بھی دیکھنا ہے، ان کے کنڈکٹ کو بھی دیکھنا ہے، اور خاص طور پہ ان کا وہ رویہ جس کا براہ راست تعلق اس مطالبے سے ہے یا اس استدعا سے ہے جو درخواستوں میں کی جاتی ہیں۔ اور لوگ تب خوش ہوں گے جب ملک کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ میں آج صبح موٹر وے سے آ رہا تھا تو موٹر وے مکمل طور پہ خالی تھی، اور موٹر وے اس لیے مکمل طور پہ خالی تھی کہ ملک میں معاشی سرگرمیوں کا پہیہ رک گیا ہے۔ ایڈوکیٹ علی ظفر نے کہا کہ میں بھی چاہوں گا کہ سیاست کو عدالت سے باہر رکھوں۔ چیف جسٹس نے پھر کہا کہ مگر کورٹ یا عدالت جو ہے وہ صرف آئین کو نہیں دیکھے گی مگر حالات کا بھی جائزہ لے گی، اور اگر الیکشن ہوتے ہیں ان حالات میں تو کون الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرے گا؟ جو 90 دن کا آئین میں وقت دیا گیا ہے، مدت دی گئی ہے، وہ یقیناً ایک آئینی ذمہ داری ہے، وہ بنیادی بات ہے۔ آپ کے خیال میں ہم بھول گئے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے؟ مگر جب جنگ ہوتی ہے، حالت جنگ کے اندر قانون خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر آپ امن بحال کر دیں، قانون دوبارہ سے فعال ہو جائے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہوگی۔ اٹارنی جنرل صاحب، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنے کلائنٹس کو یعنی حکومت کو یہ بتا دیں کہ انہوں نے عدالت کی اس کارروائی کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا، اس کارروائی میں کبھی بھی معاونت نہیں کی۔ آپ نے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اعتراضات اٹھائے ہیں، یعنی حکومت نے وہی 4-3 اور 3-2 بہت چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، اور آپ نے عدالت کی کارروائی کو سپورٹ نہیں کیا، اور مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ آپ کی حکومت نے نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے سے گریز کیا ہے۔ تو عدالت جو ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، اور یہ جو بھی کارروائی ہے اس کارروائی کو جو ہے مناسب انداز سے آگے لے کے چلنا چاہتی ہیں۔ 14 مئی سے پہلے جو کچھ بھی ہوا سو ہوا، مگر اب ہم معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں فریقین جو ہیں جتنا نقصان ہو چکا ہے اس نقصان کا کچھ ازالہ کریں گے اور اس کا مداوع کریں گے۔ تو یہ آج کی سماعت تھی، اور آج کی سماعت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے جو اتحادی ہیں، حکمران اتحادی ہیں، ان کی اس ریلی کے آج کی یہاں موجودگی براہ راست نظر آ رہا تھا کہ اس کا عدالت کے ماحول پہ بھی ایک اثر پڑ رہا تھا۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ مہذب معاشروں میں ججوں اور عدالتوں پہ عوامی دباؤ یا عوامی احتجاج کا دباؤ ہوتا ہے اور دھرنے دیے جاتے ہیں عدالتوں کے سامنے۔ یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے، مگر جب ہمارے ادارے، جب ہمارے معزز ججز صاحبان حکومتوں اور پارلیمنٹ کے خلاف دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر یقینی طور پہ عدالتوں اور ججوں کے خلاف بھی دھرنے اسی طرح ہوں گے، اور شاید اسی شرح دستور پہ ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں یہ کوئی مناسب بات نہیں، اچھی بات نہیں، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ 10 دن بعد سپریم کورٹ معاملات کو کہاں لے کے جاتی ہے، کس طرف لے کے جاتی ہے، اور آئندہ 10 دن میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ معمول کے اوپر آ جائیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔